हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान विषय के अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के कार्यपत्रक 10 को सॉल्व करना सीखेंगे। हमने आपकी नवीनतम वर्कबुक के अनुसार कार्यपत्रक 1 से लेकर 9 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? हमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की क्या बनानी है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, इनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं और उसके बाद हम इसकी संरचना बनाएंगे। तो देखें, हम एक अलग पेज पर इसको डिस्कस करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक संरचना बना रखी है CO2 की। तो देखो होता क्या है, कार्बन परमाणु है और यहाँ पर एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन परमाणु क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। यानी एक कार्बन परमाणु है और इसके साथ कितने ऑक्सीजन परमाणु जुड़े हुए हैं? आपके 2 ऑक्सीजन परमाणु जुड़े हुए हैं। अब बात करें कार्बन की, तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 6 है। यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना है? 2 और 4। के कोष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और एल कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। वही बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 8 है। यानी पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन की जो संयोजकता है, कार्बन की संयोजकता कितनी है? कार्बन की संयोजकता है आपके 4। कार्बन की संयोजकता कितनी है? कार्बन की संयोजकता है 4। और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? तो ऑक्सीजन की जो संयोजकता है वो है आपके 2। कितनी है? ऑक्सीजन की जो संयोजकता है वो कितनी है? 2 है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि कार्बन को अपने अष्टक को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4 की। वही ऑक्सीजन को अपने अष्टक को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ पर देखो, कार्बन के ऊपर हमने कितने क्रॉस लगा रखे हैं? 4। मतलब कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या कि जो एक कार्बन परमाणु है वो ऑक्सीजन के साथ दो दो इलेक्ट्रॉनों की क्या करेगा? साझेदारी करेगा। क्या करेगा? दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा और क्या बनाएगा? आपका CO2 अणु बना देगा। यहाँ पर देखो, एक कार्बन है, कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो इस 2 की साझेदारी ये यहाँ से कर देगा और इस 2 की साझेदारी ये यहाँ से कर देगा। तो ऑक्सीजन के पास 6 पहले से थे और 2 इधर हो जाएंगे। कितने हो गए? 8। इस ऑक्सीजन के पास भी 6 पहले से थे, 2 की इसने साझेदारी कर दी तो क्या हो गए? 8। कार्बन के साथ 4 पहले से हैं, 2 और 2, 4 की इसने साझेदारी कर दी तो कितने हो गए? 8 पूरे हो गए। तो इसको हम इस तरह दर्शा सकते हैं कि एक कार्बन परमाणु 2 ऑक्सीजन परमाणु के साथ द्विआबंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। यानी 2-2 इलेक्ट्रॉनों की क्या कर रहा है? साझेदारी कर रहा है और क्या बना रहा है? आपका एक CO2 अणु बना रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, आपका प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या जो 2 है वो आपके सामने दिया गया है कि कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिसके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। यानी कार्बन के ऐसे 2 कौन से गुण हैं जिनकी वजह से हमारे आसपास में कार्बन की यौगिकों की संख्या बहुत ही विशाल दिखाई देती है। तो पहला गुण क्या है? तो पहला गुण है बच्चों, कार्बन की सतु संयोजकता। पहला गुण क्या है? कार्बन की सतु संयोजकता। क्या है? कार्बन की सतु संयोजकता। कार्बन की सतु संयोजकता। और दूसरा गुण है कार्बन की श्रृंखलन गुण की प्रवृत्ति। दूसरा गुण क्या है? दूसरा है श्रृंखलन का गुण। अभी इसको हम समझेंगे कि क्या होता है। दूसरा है श्रृंखलन का गुण। तो जो कार्बन की सतु संयोजकता है उसका मतलब है कि कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4 संयोजकता है। इस वजह से ये लगभग प्रत्येक प्रकार के तत्व या परमाणु के साथ क्या कर लेता है? संयोजकता कर लेता है और हजारों लाखों की संख्या में यौगिकों का क्या करता है? निर्माण करता है। प्रकृति में ऐसे बहुत ही कम तत्व है जिनकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। दूसरा है श्रृंखलन का गुण, कि कार्बन अपने जैसे ही दूसरे कार्बन परमाणु या अन्य परमाणुओं के साथ जुड़कर क्या करता है? यौगिकों की एक लंबी श्रृंखला बनाता है और इस श्रृंखला बनाने के गुण की वजह से ही प्रकृति में इसकी यौगिकों की संख्या लाखों के अंदर दिखाई देती है।
तो ये दो कार्बन के मुख्य गुण हैं, एक है कार्बन की सतु संयोजकता और दूसरा है श्रृंखलन का गुण। इन दो गुण धर्मों की वजह से हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की जो संख्या है वो बहुत विशाल दिखाई देती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या दिया हुआ है? ऑक्सीकारक को परिभाषित कीजिए। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, हमें इसे परिभाषित करना है। तो देखें, ऑक्सीकारक नाम से पता चल रहा है, ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीजन देने वाला। ऑक्सीकारक का मतलब क्या है? ऑक्सीजन देने वाला। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? परिभाषा हम लिख देंगे कि कुछ रासायनिक पदार्थ, कुछ रासायनिक पदार्थ, कुछ रासायनिक पदार्थ जो जो स्वयं अपघटित होकर, जो स्वयं अपघटित होकर, अपघटित होकर दूसरों को क्या करते हैं? ऑक्सीकृत करते हैं। जो स्वयं अपघटित होकर दूसरों को क्या करते हैं? दूसरों को ऑक्सीकृत करते हैं, दूसरों को ऑक्सीकृत करते हैं, वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ठीक है, कुछ रासायनिक पदार्थ जो स्वयं अपघटित होकर क्या करते हैं? दूसरों को ऑक्सीकृत करते हैं, उनमें ऑक्सीजन दान करते हैं, ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, जैसे बात करो कुछ उदाहरण की, तो उदाहरण जैसे कि आपका KMnO4 पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है, पोटेशियम मैग्नेट KMnO4, और दूसरा है आपका K2Cr2O7, ठीक है, पोटेशियम क्रोमेट। तो ये दो पदार्थ हैं जो स्वयं अपघटित होकर अभिक्रिया के दौरान दूसरों को क्या करते हैं? ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। अतः इन्हें क्या कहते हैं? अतः इन्हें हम ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक, आगे प्रश्न है, देखो अगला प्रश्न है, सिरका का संगठन व उपयोग बताइए। सिरका किसे कहते हैं और इसका उपयोग क्या है? तो देखें, सिरका कहते किसे हैं, तो हम लिख देंगे उत्तर कि 6 से 8%, 6 से 8% तनु एसिटिक अम्ल को, तनु एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं? 6 से 8% तनु एसिटिक अम्ल को हम क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। 6 से 8% तनु एसिटिक अम्ल को क्या कहा जाता है? तनु एसिटिक अम्ल को सिरका कहा जाता है। 6 से 8% तनु एसिटिक अम्ल को क्या कहा जाता है? वो सिरका कहा जाता है। अब बात करें इसके उपयोग की, तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो हम लिखेंगे कि अचार के परिरक्षक के रूप में सिरका का उपयोग किया जाता है। अचार के परिरक्षक के रूप में, मतलब अचार को लंबे समय तक सुरक्षित बनाए रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, सिरका का उपयोग किया जाता है। तो अचार के परिरक्षक के रूप में, अचार के परिरक्षक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अचार के परिरक्षक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखो प्रश्न संख्या 5 क्या दिया हुआ है? मिशेल संरचना का चित्र बनाइए। इसका चित्र बनाना है मिशेल संरचना का। अब देखो होता क्या है कि जब हम साबुन से कपड़े धोते हैं तो उस दौरान कपड़े धोने की प्रक्रिया के दौरान किसका निर्माण होता है? मिशेल संरचना का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, मिशेल संरचना का उस दौरान निर्माण होता है। अब देखो ये बीच में क्या है? ये बीच में आपको जो येलो कलर का दिख रहा है, ये है आपका मेल अथवा तेल की बूंद। क्या है? मेल अथवा तेल की बूंद, जिसकी हमें क्या करनी है? जिसकी हमें सफाई करनी है। तो जब हम साबुन को रगड़ते हैं तो यह कुछ इस प्रकार की संरचना बनाता है, यानी उस मेल या तेल की बूंद को चारों तरफ से घेर लेता है। अब जो मिशेल का अणु होता है उसके दो भाग होते हैं, एक होता है ध्रुवीय भाग और दूसरा होता है आपका अध्रुवीय भाग। पहला भाग कौन सा होता है? ध्रुवीय भाग, यानी साबुन के जो सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं वो वाला भाग, और दूसरा होता है अध्रुवीय भाग, का मतलब है हाइड्रोकार्बन वाला भाग। ठीक है, तो इस तरह जो मिशेल संरचना है वो उस मल या तेल के बिंदु को चारों तरफ से क्या कर देता है? घेर देता है,
और फिर उस मैल या गंदगी को कपड़े से बाहर निकालने का काम करता है। तो ये आपकी है मिसेल की संरचना। चैप्टर की व्याख्या के दौरान हमने मिसेल संरचना को बहुत अच्छे से समझा था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो फिर मैं उसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उस क्लास को आराम से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। साबुन एवं अपमार्जक में आपको क्या बताना है, अंतर बताना है कि साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या होता है। तो चलिए, इसका उत्तर मैंने अलग से लिख रखा है, वहां पर आपको अच्छे से समझाता हूं कि दोनों के अंदर अंतर क्या है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साबुन और अपमार्जक के बीच अंतर की। तो एक तरफ हमने लिखा है साबुन और दूसरी तरफ हमने लिखा है आपका अपमार्जक। ठीक है, साबुन और अपमार्जक। पहला बिंदु है कि जो साबुन है वो लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्ल या वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। क्या होते हैं? जो साबुन है वो लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। वही बात करें अपमार्जक की, तो अपमार्जक संश्लेषित या संश्लिष्ट जो अपमार्जक हैं वो लंबी श्रृंखला वाले बेंजीन लवण होते हैं, और सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण या लंबी श्रेणी वाले एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट के क्या होते हैं? सोडियम लवण होते हैं। कौन? अपमार्जक। दूसरी बात करें, जो साबुन है, साबुन कठोर जल के साथ जाग उत्पन्न नहीं करते हैं, जाग नहीं बनाते हैं। वही जो अपमार्जक हैं वो कठोर जल के साथ भी क्या करते हैं? जाग उत्पन्न करते हैं। तीसरा, साबुन को वनस्पति तेल या फिर जंतु वसा की मदद से बनाया जाता है। इसको साबुन को वनस्पति तेल या फिर जंतु वसा की मदद से बनाया जाता है। वही जो अपमार्जक हैं वो कोयले अथवा पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? कोयले अथवा पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं। चौथा, जो साबुन है वो जल प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। वही अपमार्जक है वो जल प्रदूषण फैलाते हैं। ठीक है, जो आपके साबुन है वो जल प्रदूषण नहीं फैलाते, जबकि जो अपमार्जक हैं वो क्या करते हैं? आपके अपमार्जक है वो जल प्रदूषण फैलाते हैं। तो इस तरह हमने आपके कार्यपत्रक 10 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।